पेन दो ना एक, मिल गया क्या? चलो, आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिखा, ए बी सी डी। थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ये, आपको रोशन सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर पढ़ाएंगे ना तो पढ़ा देंगे। तो बेसिकली आपको ये सर पढ़ाएंगे। चुप हो जाओ अभी, ये डिटेल में कब पढ़ोगे? जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे, कैपेसिटर या करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरे को आवाज बहुत आ रही है उधर से, वो पूरा ग्रुप अलग अलग करना पड़ेगा। कैपेसिटर्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको पढ़ेंगे। आपको एक क्वाड्रिलैटरल दिखेगा, ए बी सी डी। कितने रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं आपको टोटल? 5। आई एम नेमिंग देम एज R1, R2, R3, R4 एंड R5। ठीक है। क्वाड्रिलैटरल के दो डायगोनल दिखेंगे आपको। एक डायगोनल का नाम है बी डी, दिख रहा है आपको बी डी डायगोनल, और एक डायगोनल है ए सी। ए सी डायगोनल में मैंने किसी को कनेक्ट किया है। क्या कनेक्ट किया? देखो ये क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेल बोलते हैं, बराबर। क्लियर है? यहां से करंट जाएगा, पक्का? क्या आपको दिख रहा है? ये जंक्शन है। जंक्शन पे करंट क्या होना चाहिए बच्चा लोग? स्प्लिट होना चाहिए। समझते हैं आपको? तो एक करंट ऊपर वाले ब्रांच में जाएगा, इन ब्रांच ए बी, कैन यू सी दैट? एक करंट नीचे वाले ब्रांच में जाएगा। फिर ये बी पे आने के बाद भी करंट को क्या होना पड़ेगा? स्प्लिट होगा। एक करंट नीचे जाएगा और एक करंट जाएगा बीसी वाले में। फिर यहां से दो करंट की मुलाकात होगी, दिख रहा है आपको? वो दोनों ऐड होके आगे जाएंगे। क्या आपको समझ में आया कहानी? इतना ठीक है। बट अगर इसमें इफ VB इक्वल टू VD, VB इक्वल टू VD मतलब B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल क्या है? सेम। अच्छा, करंट का फ्लो होता है ये पता है आपको? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू हीट, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, है ना, गैसेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू। तो फ्लो करने के लिए डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक हाई पे एक लो पे है तभी करंट हाई टू लो जाएगा। अगर दोनों का लेवल सेम हो जाए तो क्या करंट फ्लो होगा? तो अगर B और D का पोटेंशियल सेम हो जाए मतलब ये जो बीच वाली ब्रांच है, ब्रांच BD में करंट कितना होगा बोलो? 0, क्योंकि भाई दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं R5 जो है आपका रिडंडेंट हो जाएगा। रिडंडेंट का मतलब यूजलेस। समझता है मेरी बात? बट ये कब अचीव होगा? अगर ये अचीव हो गया बेटा तो आपका एक कंडीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन आ जाता है, क्या बोलते हैं इसको? बैलेंसिंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन आ जाता है तो बीच वाले रेजिस्टर में करंट जाएगा नहीं। अच्छा, अगर बीच वाले रेजिस्टर में करंट नहीं जाएगा तो क्या आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम समझेगा? सर क्या किया आपने? बोलो, टेल मी व्हाई आई हैव डन दैट एंड हैव आई डन इट करेक्टली? सही किया है क्या? क्या किया हमने? बोलो, क्या लग रहा है आपको? क्या हो गया? बीच वाले रेजिस्टर को क्या कर दिया? निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि उसमें से करंट जा ही, तो जब करंट जा ही नहीं रहा है तो चाहे जितना भी बड़ा ये रेजिस्टर हो, भाई आप कितना भी बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दो यहां पे, जब यहां से पब्लिक ट्रैवल ही नहीं करेगी तो स्पीड ब्रेकर का मतलब क्या है? आपको समझा मेरी बात? ब्रिज बना दिया, स्पीड ब्रेकर बना दिया, बट उससे कोई जा ही नहीं रहा है तो मतलब क्या है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसको निकाल दिया हमने। अब यहां से करंट आया, इधर करंट जाएगा, दिख रहा है ऊपर वाले में? अच्छा, क्या ये बोल सकता हूं जो करंट R1 में जाएगा वही R2 में जाएगा? क्या ये कह सकता हूं कि जो करंट R3 में जाएगा वही करंट R4 में जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर I1 करंट जा रहा है तो इसमें I2 जा रहा है। अगर आप नोटिस करें तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों में सेम करंट जा रहा है? सेम करंट जाता है तो कौन से कॉम्बिनेशन में जाते हैं? जरा देखो क्या लिखा है हमने। और ये दोनों भी कैसे कनेक्ट हो गए? बट अगर ओवरऑल देखें तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो अगर आपसे पूछो कि ऊपर वाले का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है तो आप बोलोगे R1 प्लस R2। नीचे वाले का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है तो आप क्या बोलोगे? R3 प्लस R4। और बाकी दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे? पैरेलल। समझ में आया मेरी बात? पक्का? अब थोड़ा आगे ले रहा हूं मैं।
आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पहले आप ये बताइए क्या ये नेटवर्क बैलेंस है क्या? बैलेंसिंग कंडीशन को ऑब्जर्व कीजिए और बताइए क्या ये नेटवर्क बैलेंस है। टेक योर टाइम, ऐसा कुछ नहीं है सर। R1 अपॉन R2 मतलब 3 अपॉन 6 कितना होता है 1/2 और R3 अपॉन R4 2/4 कितना 1/6। तो अगर ये नेटवर्क बैलेंस है तो 10 अपने लिए क्या बन जाता है, यूजलेस, इससे कोई काम नहीं हो सकता है। तो अब आपका सिंप्लीफाइड डायग्राम क्या नजर आना चाहिए, बोलो क्या नजर आएगा, बोलो। 3 और 6 कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज मिला के कितना हो जाएगा 3 + 6 विच इज नथिंग बट 9, है ना। और ये 2 और 4 कैसे हो जाएंगे सीरीज, तो ये कितना हो जाएगा बेटा अपना। और बाकी ये दोनों फिर कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला कैन यू रिमेंबर दिस, बोलो बंसुड़ा आगे बोलो। 1/RP इक्वल टू, बुक में क्या देख रहे हैं, तो बेसिक है, तो 1/R1 + 1/, इसके बाद जो भी सॉल्विंग है वो हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो अगर मैं आपको एक डायग्राम दे दूं, क्या ये नेटवर्क बैलेंस है? हाँ, R/R इज 1, R/R इज 1। तो अगर ये नेटवर्क बैलेंस है तो बीच वाला फेंक दिया जाएगा। तो अगर बीच वाला फेंक दिया जाएगा तो फटाफट बताइए ऊपर के ये दोनों कैसे जाने वाले, कितना हो जाएगा R + R 2R। अच्छा, नीचे के ये दोनों कैसे सीरीज में जाएंगे 2R, और 2R और 2R फिर क्या हो जाएंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है 1/R1 + 1/R2। तो 1/2R + 1/2R कितना हो जाएगा 1/2R + 1/2R इज 2/2R। 2 2 2 तो बचा क्या सिर्फ R, मतलब सब अगर R तो आंसर भी R। अरे क्लियर है क्या? ठीक। तो सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हम लोग को हीट पढ़ा रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी पे कैसे चलेगा, ये क्या चल रहा है। तो क्योंकि हमको यहाँ पे ऐसी कॉम्बिनेशन पढ़नी है इसीलिए हम ये लेके आए हैं आपको। चलो, क्या ये कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड है? बराबर बैलेंस है ना, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो अगर ये कॉम्बिनेशन बैलेंस है, लेकिन इसका कंडीशन मैं लिख देता हूं, सबका लेंथ क्या है सेम, सबका एरिया क्या है सेम, करेक्ट। तो लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो ये कंडीशन बैलेंस है। और अगर कंडीशन बैलेंस है तो ऊपर दोनों कैसे चले जाएंगे सीरीज में, नीचे वाले कैसे चले जाएंगे सीरीज में, फिर आपस में कैसे चले जाएंगे पैरेलल। समझ में आता है क्या चल रहा है? हो सकता है ये सॉल्व आपसे, पक्का। बोलो क्या आपको ये समझा? इफ हीट करंट थ्रू K वाई, अगर K5 से करंट नहीं जाएगा तो K1/K2 शुड बी इक्वल टू K3/K4। क्वेश्चन क्लियर है? मेरे को मॉड्यूल देंगे, एक मिनट। मॉड्यूल क्यों भाई, आज क्या लेक्चर नहीं था क्या जो मॉड्यूल नहीं लेके आए? तो बेटा मैं आपका जो है ना एक जेई का ही क्वेश्चन ले रहा हूं, जरा देखिए।
ओके सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 6 आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, मतलब उनका क्या सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा, उनका एरिया भी क्या होगा सेम, सब कुछ सेम, इतना समझ में है। आपको 6 काउंटिंग में दिखे 6 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 दिखा, 6 आइडेंटिकल रॉड्स। पॉइंट्स ए एंड डी आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर्स 200 एंड 20 डिग्री सेल्सियस, दोनों का टेम्परेचर क्लियर है। तो हीट कहां से कहां फ्लो होगा, ए से डी फ्लो होगा या डी से ए फ्लो होगा, ए से डी ना, हाई टू लो बराबर। द टेम्परेचर एट द जंक्शन बी इज, बी पे क्या टेम्परेचर होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये भी के, 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 सबका के क्यों है सर सेम, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या बोला है सबका। तो अब बताओ अगर ये सब के तो आंसर भी क्या आने वाला है के, पक्का ना, अभी तो पढ़े सब आ रहा। तो क्या इस डायग्राम को ऐसा सिंप्लीफाई करना बनता है, ए बी, सर ये पूरा 2 और 2 सीरीज में जाएंगे फिर पैरेलल, वो कहानी हमने ऊपर देख ली, सी डी। अब बताओ ये के हो गया, ये के हो गया, ये के हो गया। अच्छा ये 200, ये 20, और हमको ये जंक्शन का टेम्परेचर चाहिए, तो आई कॉल इट एज थीटा बी, चलेगा। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप बताओ अगर यहां से करंट गया तो कहने से तीनों में सेम ही करंट जाएगा, तो अब क्या आप इन दोनों को सीरीज में डाल सकते हो, अरे बोलो पक्का। अच्छा कैन यू रिमेंबर के एस का कुछ फॉर्मूला था, 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, नोट चेक कर लीजिए। तो बच्चों अगर आपको ये समझा तो बताइए, इसका भी k इसका भी k, तो 2k अपॉन k प्लस k कितना हो गया, 2k अपॉन k प्लस k। अरे भाई इतना डिफिकल्ट, k1 की जगह k, k2 की जगह पे। तो इसका मतलब आप डायग्राम लगाइएगा, a ऐसा, b ऐसा, d ऐसा, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना k, इसका कितना k, ये 200 पे, ये 20 पे। क्या अब आप थीटा बी निकाल लेंगे, बोलो हो पाएगा कि नहीं, 100%। चलो जो भी आएगा कर लेना। कहाँ पर, हाँ k1 प्लस k2, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे पक्का। तो अगर आप नोट चेक करें तो फॉर्मूला लिखा है, हाँ सारा चीज़ कर लेना आप। अच्छा ये वाले क्वेश्चन में बता दो, मैंने आपको छोड़ तो दिया, लेकिन बताओ इसको सीरीज में डालोगे तो इसके लिए शॉर्टकट क्या लगेगा, सीरीज का शॉर्टकट 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। प्लीज बता दीजिए k इंटू 2k कितना हो जाएगा। अच्छा मैं ओरली सॉल्व करो, यहाँ पे ये 1 लोगे ये 2 लोगे, तो यहाँ पे 1 लिखोगे यहाँ पे 2 लिखोगे, 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 2 3, और ऊपर 2 बैठा हुआ है, तो 2 2 ज़ा 4, 4/3। क्या सबको ये समझा कि ऊपर वाला 4/3 बन चुका है। सिमिलरली बोलो नीचे वाला क्या बनेगा, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 32, और 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा 64, 4 प्लस 8 कितना 12, 64 अपॉन 12, 16 अपॉन 3 बराबर। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, नहीं 1 अपॉन r1 वाला नहीं, अपन ने जो शॉर्टकट पढ़े थे उसके हिसाब से पैरेलल का शॉर्टकट क्या था, k1 प्लस k2 अपॉन, हो जाएगा। एरिया तो अपन ने निकाल लिया ना, एरिया तो सबका सेम ही है। तो उसका एक और फॉर्मूला लिखा होगा पैरेलल का, देखो k1 प्लस k2 अपॉन 2। तो इसको और इसको क्या करना है आपको, बस ऐड करना और डिवाइड बाय 2 करना है। समझ में आ गया, चलो फटाफट लिख लो ये। ठीक है दिख रहा है कि और जूम करना पड़ेगा, लास्ट बेंच थोड़ा जूम।
बात बताओ। अच्छा, क्या बोल सकता है इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस 2R होगा? अरे अगर ये R है, ये R है, ये R है, तो ये मिला के 2R हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा R। करंट सेम है। अच्छा बताओ, क्या मैं बोल सकता हूँ Q/T इन दिस शुड बी इक्वल टू Q/T इन दिस 200। अच्छा, करंट का फॉर्मूला याद है आपको? V/R, ओम्स लॉ। V को बोलते क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस लिख सकते हैं? तो कैन यू टेल मी इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 200 माइनस थीटा बी बराबर अपॉन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज R। इसका कितना रेजिस्टेंस है? 2R। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? फॉर्मूला याद करने से बेटर आप ये कर लो। 3 थीटा अभी ये 2 है ना, 2 यहाँ पे भी 2 आएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 420 इक्वल टू 3 थीटा बी। तो थीटा बी डिवाइडेड बाय 420 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 140। फटाफट कर लो भाई। सारे क्वेश्चन को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना रहेगा यूजुअली आपको, लेकिन अभी क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी इतना हुआ नहीं है। चलो कर लो। लेंथ सेम है, सबका एरिया भी सेम है। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? R इज इक्वल टू L अपॉन K। लेंथ सेम है, K सेम है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो अगर फर्स्ट वाले का निकालोगे तो K/2A लिखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 2L/K। थर्ड सेकेंड वाले के लिए निकालोगे तो क्या होगा? 5K है ना, तो हो जाएगा, अगर इसको आप R मान लो तो ये हो जाएगा 2R। ये कितना हो जाएगा? R/5। और नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? R। और अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो नोट्स में जाके चेक करो, ऐसा कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा L1 अपॉन L2 प्लस L3 अपॉन K1। चेक करो नोट्स में, सीरीज का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ना 2 के लिए है, 3 के लिए भी बनाया रहेगा। बट 2 की जगह पर 2 कैसे हो सकता है? वो 2 के लिए था ना वो। अरे आपने सीरीज का फॉर्मूला जब पढ़ा रहेगा तो आपको यहाँ पे L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3 और A कॉमन निकला होगा, और ये हो गया होगा L नेट और ये हो जाएगा K नेट। तो K नेट का फॉर्मूला क्या था आपके लिए? देखो यही था ना, L नेट अपॉन L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 प्लस L3 अपॉन K3, यही तो था, इक्वल टू K इफेक्टिव KS। अब टोटल लेंथ क्या लोगे बेटा आप?
एल प्लस एल प्लस एल कितना हो जाएगा 3L, बराबर ना। यहाँ पे L लिखोगे, यहाँ पे L लिखोगे, यहाँ पे L लिखोगे, यहाँ पे k/2 लिखोगे, यहाँ पे 5k लिखोगे, यहाँ पे k लिखोगे। क्या इसके बाद भी नहीं सॉल्व हो सकता? मैंने दोनों मेथड बता दिए, अब तो गलत आंसर ले आओ। चलो काइंडली डिसअपॉइंट फटाफट। हो गया। अब क्या आंसर आया? कितना है? k² क्यों आ रहा है? k तो कटना चाहिए ना। 15/16 ऑप्शन आ रहा है 15/16। मैथ कैसे खराब हो सकता है भाई? क्यों नहीं हो सकता? वो देखो अभी चैलेंज कर रहे हैं सर, क्यों नहीं हो सकता? हमारा मैथ खराब क्यों नहीं हो सकता? k/2 लिखा तो हो जाएगा, k/2 2 ऊपर चला जाएगा। अब तो हो जाना चाहिए भाई। एलसीएम 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 + 1 + 5, 10 + 1 + 5 कितना होता है 16। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 15/16। ये क्वेश्चन एक जेईई एडवांस का है। सच्चाई मत बोल अपनी। इट इज व्हाट इट इज, लेकिन मैं उसके लिए करूंगा नहीं। मैं मौज मस्ती रुकनी नहीं चाहिए, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता सर। सुन लो, एक रिंग है, रिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स ADB एंड ACB। ADB और ACB आपको दिख रहा है। ऑफ सेम कंडक्टिविटी K कैरीज एन अमाउंट ऑफ हीट H, मतलब इसमें जो हीट करंट जा रहा है वो H है, ठीक है। अच्छा, इसमें मेजर आर्क कौन सा है? मेजर आर्क ACB, और माइनर आर्क कौन सा है? ADB। ये समझ में आ गया, ओके। और दोनों सेम मटेरियल के हैं, मतलब दोनों का कंडक्टिविटी क्या है? सेम, बट लेंथ अलग अलग है, दिख रहा है ना। एग्जामिनर ने बोला है कि ACB और ADB का रेशियो कितना है 3, मतलब अगर ये L है तो ये पूरा कितना होगा 3L। क्या आपको इतना समझा? ओके। द ADB पार्ट इज नाउ रिप्लेस्ड विथ अनदर मेटल। अब ADB को रिप्लेस कर दिया कोई दूसरे मटेरियल से। तो अगर मटेरियल दूसरा है तो क्या उसका थर्मल कंडक्टिविटी K लूं या कुछ और ले लूं? कुछ और। लेट अस कॉल इट एज K'। इसका तो अभी भी K ही है, और उसकी वजह से जो हीट करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 2H। आपको बोला गया है कि ये K' की वैल्यू निकालो, ठीक। स्टार्ट कर रहा हूं डिस्कशन। एक बात बताओ, अगर यहां से मान लो मैं करंट भेजूं तो कहने से एक जंक्शन है, जंक्शन पे करंट स्प्लिट होगा, एक नीचे वाले लूप में जाएगा, एक ऊपर वाले में जाएगा। तो अगर नीचे अलग जा रहा है ऊपर वाले जा रहा है तो आर दे इन सीरीज और पैरेलल? पैरेलल ना। अरे सीरीज होता तो सेम ही जाता ना। सीरीज का कहानी क्लियर है ना, सेम जाता है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। कैन आई जस्ट ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस? बोलो पैरेलल में। अच्छा, पैरेलल का फॉर्मूला बता दो जल्दी जल्दी मुझे। वेरी गुड। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो फर्स्ट वाले का L/K, तो फर्स्ट वाले का लेंथ तो 3L है। अरे बोलो KA। सेकंड नीचे वाले का लेंथ तो L था क्योंकि वो माइनर आर्क है। कैन यू जस्ट डू मैथमेटिक्स एंड टेल मी ये सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा? अरे यहाँ पे 3 बोलो जल्दी जल्दी। KA/4L आएगा, सॉरी 4KA/3L आएगा। उल्टा करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3L/4K। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पक्का? सेकेंड केस में डायग्राम ऐसा ही बनेगा बट थोड़ा सा चेंज है। 1/RP इज इक्वल टू 1/3L/KA प्लस 1/L/KA लिखूं या K' लिखूं, क्योंकि मटेरियल चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
तो आई थिंक A कॉमन आ जाएगा, L कॉमन आ जाएगा, आई विल हैव K/3 प्लस 1/K'। क्या आपको ये समझ में आ गया? चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो। सॉरी, K'/1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K + 3K'/3 A/L इज योर 1/RP। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 3L/A K + 3K'। दोनों का RP क्लियर है? बोलो, इसको भी बॉक्स में डाल देते हैं। करेक्ट। अच्छा, इसमें जो करंट जा रहा है वो H है, इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना है? 2H है। क्या आपको इक्वेशन समझी? इधर H इधर 2H। अच्छा, करंट का फॉर्मूला था V/R। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या लिखा जाएगा? टेम्परेचर डिफरेंस, विच इज T1 - T2 अपॉन RP। ये वाला RP है ना, और यहाँ पे T1 - T2 लिखा जाएगा, बट कौन सा वाला RP? ये वाला RP। बोलो, फिर अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? H कैंसिल, T1 T2 कैंसिल, L कैंसिल, K कैंसिल। चलो आगे सॉल्व करूं अगर मैं, T1 T2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा RP फॉर केस 1, RP फॉर केस 2, है ना? 2 का ये है, 1 का ये है। चलो अगर मेंटली आप सॉल्व कर लो तो RP2 और RP1 में से 3 कैंसिल हो रहा है, मुझे लग रहा है। देख लो, A भी कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास बचा क्या? यहाँ पे आपके पास बचेगा 4K, और यहाँ पे आपके पास जो बचेगा वो बनेगा K + 3K', और यहाँ पे बचेगा 1/2। क्या इसके आगे की कहानी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं क्या? बोलो भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं है। वो ऊपर चला जाएगा 4K 8K, मेरे हिसाब से तो 7K/3 इज योर K'। जहन लगड़ा वाला वही हूँ पहले बेटा, वहीं पे चले जाओ। क्या चुप बैठ, वो सब नहीं है तेरे लिए बेटा, वर्ड्स मत यूज कर। चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म ये है कि ये वाटर है आपका, जो कि 0 डिग्री पे है, करेक्ट है ना? और ऊपर का टेम्परेचर और डिक्रीज होने वाला है, करेक्ट है ना? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट भी जा सकता है, बट अंदर का टेम्परेचर हम 0 पे धीरे धीरे जो है वो आइस का जो है वो ग्रोथ होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर फॉल होगा बढ़ेगा। तो इसलिए टॉपिक का नाम है ग्रोथ ऑफ आइस ऑन लेक, करेक्ट। अब ये आइस का जो थिकनेस है वो है y। कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? याद आ रहा है गलती से? तो K आपका थर्मल कंडक्टिविटी आइस का हो गया, एरिया A, d थीटा मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर विच यू कैन सी दैट इज थीटा, और 0 का डिफरेंस इज थीटा, करेक्ट। लेंथ इज y, Q/T। अब सुनो, ठंडी इतनी बढ़ती है कि बेटा क्या हो रहा है, वो आइस जो है बेटा उसका लेयर बढ़ रहा है। पहले देखो y था, अब कितना हो गया? y + dy, और अब फिर वो y + 2dy, ऐसे बढ़ते 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 कहने से ये आइस और बढ़ता जाएगा लेयर, समझ रहा है? तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, दिख रहा है वो एलिमेंट कितना है बेटा? dy थिकनेस का, अंडरस्टैंडिंग? अब वो लेयर बढ़ता जा रहा है, y डिस्टेंस पे लिया है, वो बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको याद आएगा बेटा, LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बराबर बराबर 540 तो वेपराइजेशन का था, ये तो फ्यूजन है, आइस फॉर्मेशन का है, करेक्ट है ना? यहाँ पे मैं DM लिख रहा हूँ, DM का मतलब शिवम डायरेक्ट मैसेज, आउटस्टैंडिंग। मेरा ही चीज मेरे को चिपका रहे, बताओ। रो DV, DV मतलब स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकता हूँ एरिया इंटू स्मॉल हाइट। बोलो, इतना समझेगा? अच्छा, अभी ये जो Q है, DM था तो इसको मैंने लिखा DQ,
अगर मैं यहाँ पे dt लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं? स्टूडेंट्स आप देखें तो ये भी dq/dt है और ये भी dq/dt है, बराबर है। अगर हमको ओवरऑल लिखना है तो इसको लिख सकता हूँ ऐसा। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ? दोनों का राइट हैंड साइड देखो, मैं रीअरेंज कर दूं आपके लिए तो क्या हो जाएगा बोलो? KA d(θ/dy), या y रख रहा हूँ इसको, dy नहीं y, और यहाँ पे आ जाएगा ρA dy LF, LF का क्लियर है ना, लेटेंट dt, A कैंसिल। अच्छा, जो कांस्टेंट है उसको साइड में लिख रहा हूँ, K कांस्टेंट है। अच्छा, d(θ) dt इधर आ चुका है, y dy इधर आ चुका है, LF इधर आ चुका है। क्या इतना समझ में आ गया आपको? और क्या बचा? रो ना, रो भी इधर आ गया। एक बात बताओ, क्या मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे आपका थिकनेस भी चेंज होगा? तो दो चीज वेरिएबल हो गई, एक तो y वेरिएबल हो गया और एक तो टाइम वेरिएबल हो गया। समझा? y वेरिएबल है 0 to y तक का और ये 0 to t तक का। सर समझा नहीं भाई, जब टाइम 0 था तो थिकनेस फॉर्म ही नहीं हुआ था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया y भी क्या हो गया? बढ़ता गया, थिकनेस बढ़ता गया। काइंडली टेल मी, इंटीग्रेशन ऑफ y dy क्या होना चाहिए बच्चा? y²/2 और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, ये हो जाएगा k d(θ). अच्छा, d(θ) को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंस एक मैंने लिया था थीटा, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वो कर दिया, इसको सिर्फ थीटा लिख रहा हूँ। कहाँ गया अपना k(θ), नॉट d(θ). कभी कभी तो ये काम ही नहीं करता है, ये क्यों इतना दिक्कत वाला चीज है? क्या ना, तो इसको हमने भाई थीटा ही रखा था, डिफरेंस इन टेम्परेचर, डी मत लगाओ इसमें। हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, फटाफट खत्म करो इसको। चलो, तो k(θ) t हो गया, रो LF हो गया। अच्छा, ये अपना फॉर्मूला हो गया। चलो, टाइम की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? y²/2 रो LF अपॉन थीटा और k। क्या मैं बोल सकता हूँ टाइम इज फंक्शन ऑफ y²? तो अगर मैं बोलूँ अगर आपको डबल करना है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ट्रिपल करना है तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। अरे समझता है? और अगर क्वाड्रपल करना है तो कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ T1:T2:T3। बोलो, समझेगा? अब ये एक सवाल थोड़ा कंफ्यूजिंग एग्जामिनर पूछता है कि अगर आपको y से 2y करना है, 2y से 3y करना है, 3y से 4y करना है, तो कितना टाइम लगेगा? बताओ क्या रेशियो होगी? तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा y2² - y1² या t2²। देखो इधर, तो अगर आप 2y का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4y² माइनस y² विल बिकम व्हाट? 3y²। तो यहाँ पे टाइम लग रहा है 3। 3y से 2y कितना लग रहा है? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5, 4y से 3y, मतलब उल्टा बोल रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हैं ना। तो कितना हो जाएगा? 16 - 7। तो ये जो रेशियो है वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर में है, बट ये रेशियो किस में है? ऑड नंबर। अब ये कहाँ पढ़ा है आपने? ये वो चैप्टर में पढ़ा रहेगा, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, काइनेमैटिक्स। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 15, तीसरे में 25। रात गई सर, अपने को कुछ याद ही नहीं रहता है, अपन इतने अच्छे हैं। ठीक है, एक पढ़ा है गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर, पढ़ा रहेगा आपने? नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। तू पढ़ के भी क्या करेगा रे बाबा? चलो फटाफट इसको लिख लो। उसके बाद रेडिएशन। रेडिएशन देखो, हमने कंडक्शन के लिए किया, एक लेक्चर पूरा चला गया, आधा भी चला गया। कन्वेक्शन पार्ट ऑफ सिलेबस है नहीं, तो कन्वेक्शन लेकिन आपको बता दिया था, फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन,
वो सब थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। ओके, रेडिएशन। भाई इसमें हम लोग कौन सी वेव यूज करते हैं? EMW। EMW स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कोई ऐसा मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, बराबर है। ये रेडिएशन में आपको मीडियम की जरूरत नहीं है, विदाउट मीडियम भी हो सकता है, और इंफ्रारेड रेडिएशन होते हैं प्रेफरेबली। बेटा ये स्लो है या फास्ट है? रेडिएशन स्लो है फास्ट है? फास्टेस्ट है ये एक्चुअली, देखा जाए तो तीनों मोड में, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में सबसे फास्ट यही है। एक्चुअली ये ट्रैवल करता है विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बताओ शिवम, जल्दी जल्दी बता रहे शिवम ना। 2 3 इंटू 10⁶, वेरी गुड बेटा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, क्लियर है? ओके, तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है ये। वैक्यूम में भी हो सकता है, मटेरियल मीडियम की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में भी, बराबर है। ओके, हर ऑब्जेक्ट जो है वो एमिट करता है इन द फॉर्म इंफ्रारेड रेडिएशन। तो यू गाइस आर आल्सो एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो वो एमिट करेगा रेडिएशन, ठीक है। खाली तो मैन है भाई, और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है, ये सब डिस्कस हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पहले ये समझ लो, दो काइंड ऑफ मीडियम होते हैं, एक होता है डायथर्मिनस मीडियम, एक होता है अथर्मिनस मीडियम। क्या है डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ध्यान से सुन लो। हीट पास करने देगा विदाउट अब्सॉर्बिंग। ड्राई एयर इसका परफेक्ट एग्जांपल है। रॉक सॉल्ट, बेटा आप ये सोचिए कि अगर एयर हीट अब्सॉर्ब करने लगता तो आपके सराउंडिंग में कितना डिफिकल्टी होता। सन का रेडिएशन पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, तो जहां आप रिमोट दे दो एसी का बेटा। टेम्परेचर 30 कौन कर दिया ये? जल्दी कर उसको कम। ये अलग अलग आवाज क्यों निकाल रहे हो भाई? तुम लोगों को कहीं जाना है क्या? काम हम सिग्नल पे बिठाऊं? जल्दी करो। रिमोट नहीं चल रहा है। हाँ ला, जल्दी दे। डायगनली पास कर दो। हर बात पे तो इधर ये मारता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है भाई, इसको खाली ताने देना है। ड्राई एयर, रॉक सॉल्ट, बराबर। तो ड्राई एयर जो है वो रेडिएशन पास कर रहा है, बराबर। आपको सर की रेडिएशन फील हो रही है, बट वो खुद अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। द मोमेंट इट स्टार्ट अब्सॉर्बिंग, तो आसपास बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई, पूरा सराउंडिंग गर्म हो जाएगा, अवन बन जाएगा, खत्म, मर जाएंगे। ओके, ये हीट पास करता है विद अब्सॉर्बिंग। सुन अभी ध्यान, अब्सॉर्ब भी करता है थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल वुड थोड़ा सा अपने अंदर हीट अब्सॉर्ब कर लेगा, या आप बोल सकते हैं ह्यूमन फ्लैश। क्या हम लोग हीट अब्सॉर्ब करते हैं? यस, हमारे बॉडी से हीट जाता है तो हम लोग अब्सॉर्ब करते हैं। यूजुअली देखो विंटर्स में ये होता है कि आसपास का एयर ड्राई है, लेकिन सन का रेडिएशन आपकी बॉडी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर वही है। तो आपको जो धूप आती है ना बेटा विंटर्स में, सुबह की धूप या नॉर्मल धूप अच्छी लगती है। अगर आप कोल्ड एरियाज में जाएं तो, मुंबई में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोल्ड एरियाज में जाएं तो सुबह की जो धूप रहती है या नॉर्मल धूप भी जो है ना लोगों की, वो धूप में काम करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल दिल्ली चले जाओ, यूपी चले जाओ, या
नॉर्थ में चले जाओ जहाँ पे टेम्परेचर जो है 10 डिग्री के नीचे जाता है, वहाँ पे लोग धूप में भी काम करते हैं क्योंकि वो धूप अच्छी फील होती है। तो वुड हो गया, ह्यूमन फ्लैश हो गया। नॉर्मल ग्लास, कुछ ग्लास जो है वो रिफ्लेक्ट ज़्यादा करते हैं। नॉर्मल ग्लास मतलब ये है कि अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। सुना है आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट? उससे रेडिएशन आते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं, बट प्लांट भी कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं, पता है ना। एवरी ऑब्जेक्ट जिसने कुछ रेडिएशन लिया है और उसका कुछ टेम्परेचर पे पहुंचा है तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, करेक्ट है। अगर आप इंफ्रारेड कैमरा से देखेंगे तो ये भी आपको हॉट ऑब्जेक्ट ही नजर आएंगे, बट उनकी रेडिएशन अंदर एंट्रैप हो जा रही है। इसकी वजह से ग्रीन हाउस समझा, पढ़ा है ना ईवीएस का पार्ट, तो वही चीज है। ओके, ठीक। बेटा अर्थ, सन, रेडिएशन तो आ रहे हैं ना कंटिन्यूसली, तो अर्थ क्यों गर्म नहीं हो रहा है? नहीं ठीक है, मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, हर जगह डिवाइड हो रहा है, बट फिर भी अर्थ का टेम्परेचर राइज होना चाहिए ना। ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो फिर तो और ठंडा पड़ जाएगा भाई। ये तो पता है ना भाई, वो जो अपना एटमॉस्फेयर है उसने होल्ड करके रखा है, तो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दिन भर उसको वो कंट्रोल करके रखा है, वरना अगर वो सारा टेम्परेचर ठंडा भी हो गया तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अर्थ रेडिएशन अब्जॉर्ब करने के बाद कुछ रेडिएशन एमिट भी करता है। अगर वो सिर्फ अब्जॉर्ब करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब्जॉर्ब भी कर रहा है, साथ साथ एमिट भी कर रहा है, तो गर्म हो भी रहा है, साथ साथ ठंडा भी, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रहा है। बट अभी आजकल क्या हो रहा है, इसका रेडिएशन जो एमिट करना है वो कम हो गया, क्योंकि अपन ने क्या कर दिया, झाड़ काट दिए, ग्लोबल वार्मिंग ये वो फलाना ढमाका। तो जिस रेट से उसको कूल डाउन होना चाहिए था वो रेट से वो कूल डाउन नहीं हो रहा है, बराबर। आप लोग ने सवाल नहीं पूछा, कभी कभी लोग पूछते सर लेकिन हवा तो गर्म फील होती है गर्मियों में। आप बोल रहे हवा हीट अब्जॉर्ब नहीं कर रही, हवा गर्म, लू चलती है जिसको आप बोलते हैं, बराबर है ना। तो वो जो गर्म हवा आप जो महसूस कर रहे हैं वो रेडिएशन से नहीं आई है, वो कन्वेक्शन से आई है। मतलब कन्वेक्शन मतलब आपका ये हीट आया अर्थ के सरफेस पे, फिर अर्थ हीट हुआ तो अर्थ के सराउंडिंग की एयर हीट होके ऊपर गई, और फिर वो एयर जब मूव कर रही है तो आपको ऐसा लग रहा है लू चल रही है। लू वर्ड सबने सुना है ना, करेक्ट है। तो गर्मियों में जो तेज हवा चलती है, वो गर्म हवा चलती है, उसको लू बोलते हैं। तो वो एयर ऐसे हीट नहीं हो रही है, वो किसके थ्रू हीट हो रही है, कन्वेक्शन के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग। तो हाँ आपको गर्म हवा फील होगी, बट दैट इज कन्वेक्शन, ठीक। तो ये भी क्या कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है, अब्जॉर्ब भी कर रहा है, रेडिएट भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट्स अब्जॉर्ब भी करते हैं, साथ साथ रेडिएट भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं क्या? हाँ करते हैं। मेटल्स ये कैटेगरी में जा सकते हैं ना। मेटल्स हीट लेते हैं, अब्जॉर्ब भी करते हैं, मेटल का अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है, करेक्ट, फिर आगे ट्रांसमिट भी करते हैं, करेक्ट, क्लियर है, और रिफ्लेक्ट भी करते हैं। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन वाला फिनोमेना क्लियर है कि समझाना पड़ेगा एग्जाम्पल से। अगर आप एक शाइनी पॉलिश्ड सरफेस लेंगे बेटा, तो वो हीट रिफ्लेक्ट भी करेगा, बराबर है। अब आप उसको 1 घंटे बाद टच करेंगे, मान लो अपन स्टील की प्लेट लेते हैं, बराबर, जिसमें खाना खा रहे हैं, वो स्टील की प्लेट को बाहर रखते हैं, स्टील वेरी शाइनी, क्या वो प्लेट गर्म फील होगा, ठंडा फील होगा? गर्म फील होगा। इसका मतलब उसने हीट अब्सॉर्ब किया, करेक्ट। अच्छा, क्या वो हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है? हाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिख रहा है बराबर, करेक्ट है, कुछ हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ उसके सराउंडिंग पे जो भी सब्सटेंस ने रखा वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया। इसका मतलब उसने अब्सॉर्ब भी किया, रिफ्लेक्ट भी किया और ट्रांसमिट भी किया। तो हर ऑब्जेक्ट में ये फिनोमेना हो सकते हैं, बराबर। किसी में फिनोमेना ज़्यादा है, किसी में कम है। फॉर एग्जाम्पल आप वाइट कपड़ा पहनते हैं तो ज़्यादातर वो हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए आपको गर्म फील नहीं होता है। अगर ब्लैक कपड़ा पहना तो ज़्यादातर हीट को क्या करेगा, अब्सॉर्ब कर देगा, अंडरस्टैंडिंग। तो ये हो सकता है कि कुछ आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, सम आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। अभी आपने स्विगी वालों का बैग देखा होगा, अंदर से सिल्वर वो रहता है, देखा है कभी? क्यों रहता है वो सिल्वर का फॉइल जैसा कुछ लगाया रहता है, क्यों लगाते हैं? कि अगर हीट निकलेगा जो फूड आइटम से तो वो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद एंट्रैप रहेगा। समझ में आया? तो सम आर रिफ्लेक्टर्स, सम आर ऑब्जर्वर, सम आर ट्रांसमिटर्स, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है?
अच्छा, अभी जो यूजुअली अपन देखते हैं जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है वो कांच की बनी रहती है, पूरी ग्लास रहता है, तो क्या वो ग्लास गुड ट्रांसमिटर है, गुड ऑब्जर्वर, गुड रिफ्लेक्टर है? क्या है वो? रिफ्लेक्टर बना के रखते हैं। हीट आती है, बट मेजर काम उसका क्या है? रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर वो ज्यादातर अब्जॉर्ब करने लगा, अब्जॉर्ब भी करता है कुछ बराबर है, बट अगर वो ज्यादा ट्रांसमिट करने लगेगा तो अंदर का पूरा कैबिन गर्म ओवन बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, तो नॉर्मल ग्लास अलग है और अलग अलग टाइप की ग्लास अलग है। मतलब मेरे कहने का मतलब है देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लास इन सच ए वे। उसको यूज किधर कर रहे हैं हम लोग? ठीक, तो ये आपको समझता है कि अगर एक बॉडी ले लूं, उस पर मैं कुछ हीट दूं, क्यू इंसिडेंट, तो सर वो कुछ क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। कुछ लेने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, मतलब ट्रांसमिट कर देगा, और कुछ हीट क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। समझ में है? तो हीट सप्लाइड इज एक्चुअली यूटिलाइज्ड इन 3 वेज। कुछ अब्सॉर्ब करेगा, कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। ठीक, तो उसी से कुछ टर्म्स आ रहे हैं बेटा। एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्टेंस भी बोलते हैं। लेटर ए से डिनोट करते हैं। एकदम सिंपल है, ये एचएससी बोर्ड में पूछते हैं यूजुअली। जरा बताओ, उसने अब्सॉर्ब कितना किया? QA, और उस पर इंसिडेंट कितना हुआ था? Q, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब्जॉर्प्शन। अच्छा, कभी कभी इसको एक और वर्ड यूज करते हैं, एब्जॉर्प्टिविटी। समझ में आएगा? अच्छा, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ अब्जॉर्प्शन है, वैसे ही बताओ कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ना। उसको आप रिफ्लेक्टेंस बोल सकते हो क्या? और दूसरा नाम क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टिविटी। तो कैन यू प्लीज टेल मी आर का क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर वो हीट अब्सॉर्ब्ड अपॉन टोटल हीट रेडिएटेड, तो आर का क्या होगा? हीट रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट। कितना आया उसके ऊपर? तो कितना हीट? क्यू आर अपॉन क्यू। ठीक, अगर आपको ये आया तो आप बताओ अब नेक्स्ट क्या बचा? अब्जॉर्प्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, अब क्या बचेगा? कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, या इसको आप ट्रांसमिटेंस भी बोल सकते हैं। बोलो क्या बनेगा? हीट ट्रांसमिटेड अपॉन टोटल हीट इंसिडेंट। QT अपॉन Q। पीछे क्या पलट के देख रहा? कोई है क्या QT तेरी? हाँ, बोलो ना। कर लेने का ना चाहिए तुम लोग अपने हिसाब से। चलो हो जाएगा। अच्छा, Q इज इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT बराबर डिवाइड बाय Q। करेक्ट। तो व्हाट इज QA अपॉन QA? व्हाट इज QR अपॉन R? QT अपॉन QT। और ये Q अपॉन Q, तो A प्लस R प्लस T क्या होगा? 1। अच्छा, अगर कोई गुड ऑब्जॉर्बर है तो उसका A कितना होगा? 1। एग्जाम्पल इज PBB। PBB मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो है वो 100% मतलब, भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, देख भाई रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो बोलेंगे कैसा सर है भाई, ठीक है, और कैसे बच्चे। शांत हो जा, ठीक है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी आर गुड ऑब्जॉर्बर्स बराबर।
ठीक है, तो उसका आर कितना हो जाएगा, आर 0 हो जाएगा और टी भी कितना हो जाएगा 0। गुड रिफ्लेक्टर, तो ये व्हाइट कलर होता है यूजुअली, सिल्वर, बराबर आपने देखा होगा, है ना। एक इनिशिएटिव होता है यूजुअली टेरेस पे व्हाइट पेंट होता है, आजकल नया चला है, क्यों, रिफ्लेक्ट कर सके भाई, टेरेस को थोड़ा ठंडा रखेगा, 4-5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाए, करेक्ट है। आपने देखा होगा वाटर टैंक पे सिल्वर पेंट कर देते हैं, या सिल्वर फॉइल जैसा भी कुछ आता है वो भी लगाते हैं यूजुअली, देखा होगा आपने शायद। अभी अपने यहाँ इंडिया में, मुंबई में इतना नहीं चलता क्योंकि मुंबई में टैंक का सिस्टम नहीं है, बराबर है, वो बिल्डिंग के में आया वो और नीचे अंदर बना हुआ। बट बाहर अगर जाओ तो वहाँ पे उनके सबका खुद का प्राइवेट छोटा सा टंकी रहता ही है, तो वहाँ पे वो लोग करते हैं सब। ज़्यादा टैंक वाइट कलर के भी लेते हैं लोग, आपने देखा होगा। वाइट टैंक महंगा आता है एज कम्पेयर टू ब्लैक, क्योंकि भाई वो टेम्परेचर डिफरेंस रखेगा, वो ठंडक में समझ में आएगा कि और गर्मी में क्या डिफरेंस आता है उसका, तो उसका रिफ्लेक्शन 1 होता है, ट्रांसमिशन 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ऐसे गुड रिफ्लेक्टर हो सकता है, गुड अब्जॉर्बर हो सकता है, गुड ट्रांसमीटर भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक थ्योरी है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ थ्योरी यूजुअली, बट प्रिवोस्ट थ्योरी के हिसाब से, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, जरा देखो, दो टाइप के, लेट्स एग्जांपल समझा रहा हूं, दो टाइप के हेलमेट लेते हैं, एक ब्लैक हेलमेट लेंगे जो ग्लॉसी फिनिश में होगा, और एक वही ब्लैक हेलमेट लेंगे जो मैट फिनिश में होगा। किस में ज्यादा गर्मी लगने का चांस है? सही आंसर। क्यों? ग्लॉसी रिफ्लेक्ट कर लेगा, मैट ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा। अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब किसी का टेक्सचर ग्रेनी हो, ग्रेनी हो, समझ में आ रहा है? समझ में आ गया होगा आपको, ग्रेनी मतलब रफ होगा टेक्सचर, रफ टेक्सचर होगा किसी का, तो वो ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है। अब यही लॉजिक आपको यूज करना है सैंड में। सैंड रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, तो डेजर्ट में देखो सैंड दिन भर हीट बहुत ज्यादा लेता है, तो टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा राइज करता है, बराबर है। डे टाइम में गर्मी लगता है, वही रात के टाइम पे क्या हो रहा है, जल्दी कूल डाउन भी हो रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है बेटा नाइट टाइम में? आई होप यू नो दिस, है ना। रात के टाइम पे रेगिस्तानी एरिया में भाई ठंडी बहुत ज्यादा होती है, तो ये एक रफ टेक्सचर का मैंने बता दिया, बराबर। तो ब्लैक मैट अब्सॉर्ब्स मोर देन ब्लैक ग्लॉसी, ठीक, सिंपल, आइडिया क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज ये भी समझ में आ रही है कि ब्लैक ऑब्जेक्ट हीट ज्यादा अब्जॉर्ब कर रहे तो हीट ज्यादा एमिट भी कर रहे हैं। मतलब एक कहानी ये भी है, ये लिख रहा हूं मैं आपसे भाई, कि गुड अब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ऑल्सो। मतलब अगर आप एक फर्नेस में नॉर्मल बॉडी को रखो, ब्लैक बॉडी को रखो, तो ब्लैक बॉडी ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगी और ब्लैक बॉडी ज्यादा हीट एमिट भी करेगी, ठीक है। तो प्रिवोस्ट थ्योरी में एक चीज ये आती है भाई कि अगर बॉडी ने अब्जॉर्ब ज्यादा किया है और एमिट कम किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? लॉजिक आप बताओ। बढ़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट ने अब्जॉर्ब कम किया और एमिट ज्यादा किया तो बताओ उसका टेम्परेचर क्या होगा? क्या हुआ है इसको? उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। और अगर बराबर अब्जॉर्ब किया और बराबर एमिट किया तो टेम्परेचर क्या होगा? सेम रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आर वी क्लियर विद दिस? यही सब थ्योरी में मेंशन्ड है कि इसीलिए, अभी मैं थोड़ा सा हेजिटेट प्लीज, इसीलिए होता है कि पीपल हु आर हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन उनको गर्मी ज्यादा लगता है, उनको गर्मी ज्यादा लगता है और उनका बॉडी का टेम्परेचर भी जल्दी जल्दी कम होता है। दे अब्सॉर्ब मोर हीट एंड दे एमिट मोर हीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर डूइंग रेसिज्म इन क्लास, प्लीज नोट वी आर ब्राउन पीपल,
ट्राई टू अंडरस्टैंड। वी डोंट हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, वो है ही नहीं, अपने लिए वो वैलिड ही नहीं हो पा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले एक बात बताओ, आपने ये चीज़ पढ़ा है क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, कि एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल पे रहता है तो उसको एक फोटोन आता है और एनर्जी देता है जिसकी वजह से ऊपर चला जाता है। तो उसने कोई वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है, सारी वेवलेंथ ऑब्जर्व किया है, ये एक सेलेक्टिव वेवलेंथ को ऑब्जर्व किया है, सेलेक्टिव बराबर है, तो इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, वैसे ही ये थोड़ी देर बाद नीचे भी आएगा, तो नीचे आएगा तो जो फोटोन लिया था उसको क्या करेगा, एमिट कर देगा, तो उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्या आपको ये कहानी पता है? ये एक ही कलर हो बराबर, तो इसको हम लोग कंटिन्यूस बोलते हैं, डिस्क्रीट बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब नॉट कंटिन्यूस। वाओ, क्या आंसर दिया? डिस्क्रीट मतलब नॉट कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ, या जो है वो कुछ चीजें उसमें जो है वो गायब हो जाए, स्पेसिफिकली गायब हो जाए, बराबर। अगर आप देखो तो ये नॉर्मल लाइट जो है, ये कौन सी लाइट है बेटा? ये पॉलीक्रोमैटिक है, ये मोनोक्रोमैटिक है? पॉली, पॉली मतलब मेनी कलर्स, इसमें 7 कलर आपको मिलेंगे। देखिए भाई, उसको आपको 7 कलर देखना है तो आपको डिस्पर्शन कराना पड़ेगा प्रिज्म से। कैसे ये मन वो जो है भाई, ये चाइनीज एलईडी लाया है, वही सब कर रहा है घर पे। 3 कलर का होता है, मैं बता रहा हूँ। एक आपका एकदम ब्राइट रहता है, एक आपका थोड़ा सा येलोइश टिंट में रहता है, बराबर। एक हाँ इंडोर लाइटिंग से तो वो वैसा रहता है, बराबर है, ताकि आपकी आंखों पे स्ट्रेन ना आए। बट तुम्हें 7 कलर नहीं दिखेगा, समझ में आया? किसी को शौक नहीं है घर में ये करने का, अंडरस्टैंडिंग? 7 कलर की लाइट रखने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 7 कलर्स आर ड्यू टू डिस्पर्शन थ्रू प्रिज्म। नाउ अब हमको पूरा स्पेक्ट्रम मिलता है, उसमें 7 में सारे कलर आ जाएंगे विबग्योर वाले, उसमें से एक कलर जो है वो गायब हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब्जॉर्ब हुआ तो गायब हो गया, और कुछ देर बाद वही कलर दिखेगा, तो उसको बोलेंगे एमिट हुआ। ये चीज आपको पढ़ाई गई है, किधर पढ़ाई गई है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। बोलो पक्का? ठीक है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लिया, लेट्स से 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम दिया 30 जूल एनर्जी के साथ। तो इसने 1 एंगस्ट्रॉम का 20 जूल एनर्जी क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ये एनर्जी जो है वो कौन सी वेवलेंथ के लिए? 1 एंगस्ट्रॉम। तो कहने से दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक। फिर एक दूसरी वेवलेंथ भेजा मैंने, लेट्स से 4 एंगस्ट्रॉम की, और उसके पास लेट्स से एनर्जी थी 50 जूल, और उस 50 में से लेट्स से उन्होंने 30 जूल अब्जॉर्ब कर लिया। करेक्ट? तो अगर मुझे ए चाहिए, ए का फॉर्मूला क्या था? कितना अब्जॉर्ब किया और कितना भेजा। तो मैंने भेजा कितना था? टोटल 30। अब्जॉर्ब कितना किया? बट ये स्पेसिफिक वेवलेंथ के लिए ना, कौन सी वेवलेंथ के लिए? 1 एंगस्ट्रॉम। आर यू देयर? कितना आएगा बेटा? 2/3, 0.66। क्या मैं बोल सकता हूँ 0.66 या तो 66% के आसपास, बराबर। इतना हमारा अब्जॉर्प्शन हुआ। अगर यही मैं आपसे पूछूं ए लैम्डा, लेट्स से 4 एंगस्ट्रॉम के लिए, तो आपने 4 एंगस्ट्रॉम की भेजी कितनी थी? बोलो 4 एंगस्ट्रॉम में भेजी कितनी थी? 50, और उसमें से अब्जॉर्ब कितनी हुई? तो 30/50 कितना हो जाएगा भाई? बोलो 3/5 कितना होगा? 0.6, और यू कैन से 60%। आर वी क्लियर विद दिस? अगर मैं आपसे ओवरऑल पूछ लूं, ओवरऑल टोटल, तो टोटल कितनी भेजी आपने? बोलो यार, इतना डिफिकल्ट नहीं। ओवरऑल पूरा मिला के 80, 50 + 30 बराबर, और उसमें से कितनी अब्जॉर्ब हुई? 20 + 30 50, तो कितना आएगा ये? बोलो 50/80
कितना होता है भाई 50/d? 0.68 जा 48, कितना हुआ वो? 6। ठीक है, अब तू बोल रही है तो तेरे पे भरोसा करके कर रहा हूँ। ये क्यों ऊपर नहीं जा, दूसरा पेज ले लूँ? हाँ मेरे को लग रहा है हाँ ये बहुत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। फिर क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो A 1 एंगस्ट्रॉम के लिए था और A जो 4 एंगस्ट्रॉम के लिए था वो A टोटल के बराबर नहीं है, क्योंकि इसका आया था 0.6, इसका 0.67 और 4 आया 0.6 समथिंग, बराबर। तो यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ के लिए जो आप भेज रहे हैं वो टोटल में ऐड नहीं हो सकता, एकदम स्पेसिफिक चीज है ये। अब जरा हेडिंग पे भी ध्यान देना बेटा, क्या लिखा था हमने यहाँ पे? स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल समझा? पूरे स्पेक्ट्रम में से कोई एक का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। और वहां पे तो इन जनरल बात कर रहे थे हम लोग। स्टार्ट से लिखना है ना, चलो फटाफट करो। क्या नहीं, पहले उसको चले आने दे। क्या वॉशरूम जा? भेज रहा हूँ, पहले इसको जाने दे। एक ही जन जाएगा, एक ही जन, मुझे पता है, लेकिन मैं एमिसिव पावर। कुछ बुक में इसको स्मॉल ई भी दिखते हैं, लेकिन हम लोग कैपिटल ई लिख रहे हैं। रेशियो ऑफ टोटल रेडिएशन एमिटेड टू क्यू, एमिट कितना किया उसने, अपॉन ए अपॉन टाइम, ठीक। यूनिट क्या आएगा जल्दी जल्दी बता दो। क्यू का यूनिट क्या है? जूल, बराबर ना। एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और टाइम का सेकेंड, तो जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड समझता है। बट व्हाट इज जूल पर सेकेंड? वॉट, अरे पता है कि नहीं? तो ये हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। डायमेंशंस वगैरह निकालो, टाइम पास करो मत, लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है, आप लोग सीरियस हो जाओ एकदम। ओके, ये आपका ये हो गया ई का फॉर्मूला क्यू अपॉन एट। डायमेंशंस वगैरह का आप लोग निकाल लेंगे। फिर आता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद अब वो एमिट कर रहा है, तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट कर रहा है। कभी वो 1 एंगस्ट्रॉम एमिट कर रहा है, कभी 2 एंगस्ट्रॉम, कभी लैम्डा उसका 3 एंगस्ट्रॉम है। तो ये सारे को हम लोग अगर क्लब कर दें तो उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो हमको क्या मिल रहा है? टोटल एमिसिव पावर। तो टोटल एमिसिव पावर को ई बोल रहे हैं हम लोग, ई लैम्डा को हम लोग बोल रहे हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के लिए रखते हैं 0 टू इन्फिनिटी, क्यों? क्योंकि बहुत सारी वेवलेंथ रहेगी। टेक्निकली ऐसा जाए तो फिर लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा की रेंज में जो एमिट करता है ना, एक पर्टिकुलर रेंज में जो एमिट कर रहा है, दैट इज योर स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। बट हम ओवरऑल लेके चलते हैं कि ऐसा कोई खास सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है, बट हाँ एग्जाम में आता है, फॉर्मूला पूछेंगे तो लिख के आने चाहिए। फेरीज ब्लैक बॉडी। अब ये जो है 2 मार्क का एचएससी बोर्ड में आंसर है कि भाई उसने कोशिश किया कि एक बॉडी बना ले जो 99.99% हीट जो है वो अब्जॉर्ब कर ले,
वैसे यूजुअली देखा जाए तो ब्लैक कलर जो है 99% ऑब्जॉर्व करता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे वैंटा ब्लैक आपने सुना होगा, लैम्प ब्लैक सुना है, लैम्प ब्लैक, लैम्प समझता है, लैंटेन आपने देखा है, उसको जब आप बर्न कर रहे हैं ऑयल विक और वो सब, वो तो कार्बन का डिपॉजिट्स आ जाता है, उसको हिंदी में कालिक बोलते हैं, कालिक, हाँ काजल, वही कार्बन का डिपॉजिट हो जाता है बराबर। वो बोलते हैं ना कालिक पोत देंगे, तो व्हाट इज दिस कालिक पोतना, मतलब बेसिकली वो जो बर्न हुआ है उसका जो ब्लैक वाला पार्ट है। अगर देखा जाए तो अभी नहीं, बट ट्रेडिशनल कुकिंग जो होती है वो जो लकड़ी यूज़ होता है, लकड़ी से जब कुकिंग करते हैं, जो अभी आने ही वाला है एलपीजी के चक्कर में, तो जो पीछे का जो अपना वेसल का रहता है उस पर यूजुअली क्या होता है, ब्लैक कलर का वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वो लोग ऑयल वगैरह पहले ही लगा के रखते हैं ताकि वो आसानी से निकल जाए। बट अगर आप वुड फायर में देखेंगे वो बनाते हुए, तो उसके ब्लैक ब्लैक जो डिपॉजिट होगा उसी को कालिक बोलते हैं। वो कालिक भी अच्छा खासा ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको वो एक्सपेरिमेंटली या लैब में कर सके हम लोग। तो देखिए डायग्राम में क्या है, आपको ना 2 शेल नजर आएंगे, करेक्ट, उनका थिकनेस भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग एकदम। यहाँ पे आपके पास है कोनिकल प्रोजेक्शन, तो यहाँ से हीट रेडिएशन आ रही है, वो हीट रेडिएशन जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, वो सारी क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। क्यों अब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि हमने इनर सरफेस पे, ठीक है अभी, और ये इनर सरफेस पे हमने क्या कोट करके रखा है बेटा, वो लैम्प ब्लैक बोलते हैं हम, जो कालिक बोल सकते हैं ना, क्या क्या ऐसे लैब में उसने उसको बनाया है ताकि उसकी स्टडी कर सके कितना है। ठीक, सुनो अभी, ये एरिया जो है वो इवैक्यूएटेड है। इवैक्यूएशन मतलब उसमें से कोई भी एयर नहीं है। अच्छा, अब एयर नहीं है तो बेटा मीडियम नहीं है, अब मीडियम नहीं है तो कंडक्शन भी नहीं हो सकता और कन्वेक्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो भी स्टडी करे वो प्योर रेडिएशन की करे। वी वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट इंसिडेंट। हमारा अगर लॉस हो जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में। उसके बाद आउटर जो कोटिंग है, बहुत दिक्कत है, आउटर जो कोटिंग की है बेटा वो सिल्वर्ड है। क्या रीजन होगा सिल्वर्ड का, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था, सिल्वर का क्या रीजन हो सकता है आप बताइए। यस, सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्ट करने के लिए, ठीक। ये हो गया आपका स्मॉल ओपनिंग। ये है कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, अंदर से इवैक्यूएटेड है, डबल वॉल्ड है। डबल वॉल्ड समझते हैं आपको, 2 वॉल है ना भाई यहाँ पे, एक अंदर एक बाहर। ओके, ये है सिल्वर्ड। यहाँ पे कोटिंग किसकी की है, लैम्प ब्लैक कोटेड। ये जो रेज आ रही हैं वो इंसिडेंट रेडिएशन से ये हिट होंगी, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन करेंगी, अब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब जब ये अब्जॉर्ब कर लेगी तो बाद में ये क्या करेगा, एमिट करेगा। तो एमिट किधर से करेगा, वो स्मॉल ओपनिंग से। तो जहां से भी एमिट करेगा, तो अभी आपने एमिसिव पावर पढ़ा था, उसका ये फॉर्मूला था। तो उसके लिए एरिया चाहिए, तो एरिया किसका लेने का, जहां से एमिशन हो रहा है। तो एमिशन इधर से हो रहा है, तो एरिया ऑफ द होल या एरिया ऑफ दैट स्मॉल एपर्चर इज यूज्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द एमिसिव पावर ऑफ दिस ब्लैक बॉडी। तो वो ओपनिंग आपके लिए काम आएगी। ठीक है, बाकी सारा चीज़ तो ये HSC बोर्ड में पूछा जाएगा, इसको 2 मार्क के लिए बनाने का और फिर एक्सप्लेनेशन देने का।
फेरिस ब्लैक बॉडी। दो इंपॉर्टेंट चीजें जिसपे ये डिपेंड करेगा बेटा आपका एरिया और टेम्परेचर पे, जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरे पास एक बॉडी है, एक बात बताओ, एक है पीबीबी, पीबीबी मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी, और एक ऑर्डिनरी बॉडी, दोनों का एरिया सेम है, एक 1000 केल्विन पे एक 2000 केल्विन पे, कौन ज्यादा एमिट करेगा? 2000 वाला या परफेक्टली ब्लैक बॉडी वाला? ऑर्डिनरी या परफेक्टली ब्लैक बॉडी? आंसर इज 2000 वाला। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा क्या एमिशन। अगर आप ये देखें कि कौन ज्यादा अब्सॉर्ब किया होगा स्टार्टिंग में, तो ब्लैक बॉडी ने ज्यादा अब्सॉर्ब किया, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई एक का टेम्परेचर बहुत ज्यादा आगे चला गया, इसीलिए ये चीज है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना सलमान भाई। वालेकुम बोलिए। हाँ घर पे होंगे, घर वाले होंगे, आप जाके दे सकते हैं। ओके ओके ठीक है। हाँ अब दूसरा सिचुएशन, कौन ज्यादा हीट एमिट करेगा? दोनों टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर बट डिफरेंट एरिया। कौन? 5A वाला, ए वाला, ऑर्डिनरी है पीबी? 5A वाला। जितना ज़्यादा एरिया ज़्यादा उतना ज़्यादा वो हीट एमिट करेगा। ये सिंपल है। मैं हीट एमिट की बात करूँ तो हीट लॉस की बात कर रहा हूँ। मतलब पहले फर्नेस पे लेके गया, दोनों को हीट किया, दोनों 100 पे चले गए, सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब किसने किया फटाफट? फाइन, करेक्ट है। बट हाँ दोनों, क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। यू अंडरस्टैंड? टेम्परेचर सेम आ गया। अब एमिशन के टाइम पे एरिया का फर्क आता है। अच्छा अगर दोनों का एरिया सेम होता तो, मतलब अगर ये कंडीशन बना दूं कि पहले फर्नेस में डालो, फर्नेस में डालो, दोनों सेम साइज के, बस एक पीबीबी है और एक ऑर्डिनरी है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों को भट्टी में डाला, पहले दोनों हीट अब्सॉर्ब करेंगे, कौन जल्दी करेगा, कौन ज्यादा करेगा? पीबीबी। और फिर जब वो करेगा तो कौन से कलर का नजर आएगा? वो ब्लैक। अच्छा ये आपको पता ना कि ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक नजर आ रहा है तो उसका रीजन ये है कि वो कुछ एमिट नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब इसने सारी रेडिएशन अब्सॉर्ब की, ब्लू रिफ्लेक्ट की, मेरे रेटिना में घुसा, तब मुझे ब्लू नजर आया। समझा? अब अगर आपको व्हाइट नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि उसने सारी रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दी, येलो ब्लू ग्रीन सब, और वो सब क्लब होके क्या बन गई? व्हाइट, और व्हाइट नजर आ रही। और अगर आपको ब्लैक नजर आ रहा है, इसका मतलब उसने कुछ भी रिफ्लेक्ट, समझ में आया? तो ये स्टार्टिंग में जो है एकदम ब्लैक नजर आएगी। अच्छा उसके बाद फर्नेस से निकाल के बाहर रख दिया, ग्लो कौन सबसे ज्यादा करेगा? ग्लो, ग्लो समझता है, चमकेगा कौन सबसे ज्यादा? ब्लैक ही करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबसे ज्यादा अब्सॉर्ब भी किया, सबसे ज्यादा एमिट भी किया, और जब एमिट करेगा तो ग्लो करेगा। अरे समझता है क्या भाई? क्लियर है? अरे अब कहाँ टाइम, अब तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, और करो टाइम पास।
वक्त ही वक्त है, जब तक रेडिएशन नहीं होता तब तक आ जा। अभी 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, मेरे को कुछ नहीं मालूम। एमिसिविटी ई, तो एमिसिविटी इज रेशियो, अंडर सिमिलर कंडीशंस मतलब उसका टेम्परेचर और एरिया क्या रहना चाहिए, सेम। तो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, बेटा एमिसिव पावर को ई से डिनोट करते हैं ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, और ब्लैक बॉडी के लिए किससे डिनोट करते हैं, ईबी। तो एमिसिविटी इज ई अपॉन ईबी। डोंट यू थिंक इट वेरी सिमिलर टू ए अपॉन क्यू, ए अपॉन क्यू, टोटल अपॉन बस कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, इन जनरल ये बता दो कि ऑर्डिनरी बॉडी और ब्लैक बॉडी में ज्यादा कौन एमिट करेगा, ब्लैक बॉडी, सिंपल ना। अब्जॉर्ब भी वो ज्यादा करेगा और एमिट भी वो ज्यादा करेगा, पढ़ तो चुके हैं हम लोग, इतना बेसिक आइडिया। तो अगर E इक्वल टू 1 है मतलब वो कौन सी बॉडी है बेटा, ब्लैक बॉडी है। और अगर उसका E लेस देन 1 है तो इसका मतलब वो कौन सी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक, इधर नोट लिख देता हूं कुछ बुक्स में एमिसिव पावर को ही ई लिख देते हैं, जो हम कैपिटल ई बोल रहे हैं ना, इज रिटन एज स्मॉल ई। ध्यान रखना, तो जब आप पढ़ने में बैठेंगे तो फिर दिक्कत होगा आपको। हमने अलग अलग रखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, इसके बाद आता है किरचॉफ लॉ। एमिसिविटी इज इक्वल टू अब्जॉर्प्टिविटी बराबर अंडर वही सेम कंडीशन, सिमिलर कंडीशंस में। एमिसिविटी को ई से डिनोट करते हैं, अब्जॉर्प्टिविटी को ए से डिनोट करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, एकदम सिंपल। अभी बहुत बाकी, 1-1.5 घंटा बचा है। अभी ध्यान से आप लोग, कॉन्फिडेंस लूज मत करो अभी। क्या चाहिए, हाँ ब्रेक तो नहीं मिलेगा। क्यों बंद किया एसी, क्यों बढ़ाया टेम्परेचर, क्यों किया टाइम पास, करो अभी। किसके पास था रिमोट, बोलो भाई। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए चलो, कितना हीट ऑब्जॉर्व करेगा, कैन यू रिमेंबर। ए का फॉर्मूला था एक ऐसा, क्यू ए अपॉन क्यू। इधर वर्ड्स पे ध्यान दो, क्यू ए क्या था, हीट ऑब्जॉर्ब। क्यू का मतलब क्या था, टोटल हीट। तो हीट ऑब्जॉर्ब कितना किया, ए इंटू क्यू, टोटल हीट दिया। हीट एमिटेड का फॉर्मूला, अभी एक फॉर्मूला यहां पे लिखा था, जरा देखो, क्यू एमिटेड अपॉन ए टी इज इक्वल टू ई। कैन यू रिकॉल दिस। तो क्यू एमिटेड कितना हो जाएगा, ई ए टी। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप ब्लैक बॉडी के लिए करें, क्या हो गया, खत्म हो गया क्या। तो ब्लैक बॉडी के लिए आपको ए क्यू इज इक्वल टू ई ए टी लिखना पड़ेगा। चुप हो जाओ अभी। ब्लैक बॉडी के लिए ई के जगह पे आ जाएगा ई बी, और ए तो 1 होता है ना, ये तो पता ही है। अब मैं ये कहूंगा कि आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करो,
कहाँ गई आपकी इक्वेशन 1 एंड 2, जरा देखो क्या इक्वेशन है, ए क्यू इक्वल टू ई ए टी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, क्यू इक्वल टू ई बी ए टी, ए क्यू ई ए टी। चलो कुछ कैंसिलेशन, ए टी कैंसिल, तो बचा ए इज इक्वल टू ई अपॉन ई बी, बट ई अपॉन ई बी अभी तो पढ़े थे क्या होता है, तो पहले बोल दिया था गुड ऑब्जर्वर और गुड एमिटर्स। स्टीफेंस लॉ, नेक्स्ट पेज। The emissive power of a body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. Emissive power को E बोलते हैं, that is proportional to fourth power of temperature. Temperature को थीटा भी लिख सकते हैं, हमने T लिखा है। E का फॉर्मूला कैन यू रिमेंबर, इट वाज Q अपॉन AT। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को बोलेंगे हम लोग सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत सिंपल है इसकी वैल्यू याद करने के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू 567 इंटू 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर K⁴। कैसे याद करना है, 567 इंटू 10⁻⁸। तो Q/T क्या हो जाएगा बोलो, I am multiplying with V also, emissivity। अगर ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है तो, और अगर ब्लैक बॉडी के लिए है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए ए कितना होता है, Q/T को आप पावर भी बोल सकते हैं, P फॉर पावर। एसी जैसी है वैसी रहेगी, चालू नहीं होगी अभी। उसके बाद अगर सराउंडिंग टेम्परेचर भी दिया है आपको, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा Q अपॉन AT E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। सराउंडिंग टेम्परेचर इफ इट इज गिवन, नहीं दिया है तो आप उसको 0 लेके सॉल्व कर सकते हैं। बोलो, रख अपने पास, रख जैसा है वैसे ही रहेगा। अब तुम लोग गर्मी में देखो तुम लोग को क्या करने का। मैं तो आज पूरा रेडिएशन कंप्लीट कराऊंगा, चाहे आप वो 4 बज जाए 5 बज जाए। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। आप लोग ने टाइम पास किया ना, अभी झेलो, किया ना टाइम पास, झेलो। जिसने किया उसको लो जब बाद में, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। एंटायर क्लास विल सफर। मैंने बोला था कि रिमोट किसने लिया, पूछ रहा हूँ, नाटक कर रहे, टाइम पास कर रहे, मैंने बोला चेक कर लो। अब आपको पूरा झेलना पड़ेगा। आज पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा विद न्यूमेरिकल विद एमसीक्यूज। अब वो 5 बजे या 2 बजे मैं बात करके रखूँगा। तुम लोग देखो अभी क्या है। ई सिग्मा मैं मैसेज करवा दूंगा अभी ग्रुप से कि भाई सारे पेरेंट को मैसेज डाल दो, बच्चों लोग को लेट होएगा, बट देन यू हैव टू सफर ओनली। क्यू का एक फॉर्मूला होता है MC डेल्टा थीटा, तो डिवाइड बाय टाइम किया। किसने किया चेंज? ये चेंज किसने किया? हु डिड दिस? कौन किया? अली। किसके पास है रिमोट?
कौन किया टेम्परेचर? तूने किया टेम्परेचर चेंज? सब बोल रहा है, तू देख ना बेटा, तू देख खाली अभी मैं क्या करता हूँ। dq/dt, अब ये dq/dt हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाल रहे हैं, या ओवरलैप हो गया है। कीप इट टू क्लोज दैट एसी, बंद करो उसको, बंद करो। गिव द रिमोट टू मी नो, लाओ। dq/dt को हमने mc डेटा लिख दिया। लेट्स पुट दिस हियर। इसको हमने लिख दिया mc, ध्यान दो इधर, m से नीचे डिवाइड हो जाएगा। कैन यू राइट मास एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम? यस। तो ये आपका फॉल ऑफ टेम्परेचर का बन जाएगा। मॉड्यूल क्यों था मॉड्यूल? लॉस ऑफ हीट का आपको रेशियो निकालने का, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ लिया था, डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ माइनस T⁻⁴। कितना है एक का टेम्परेचर? 27 को केल्विन में करो कितना होता है? 300 ना, डायरेक्ट 273 ऐड करने का। तो 327 को कन्वर्ट करो कितना होता है? 600। 427 को करो कितना होता है? 700। तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में? एक का टेम्परेचर दिया गया है चलो T1 के जगह पे डालना है 300, 600 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4 अपॉन 700 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4। चलो 600 रेज टू 4 सॉल्व होएगा आपसे, कितना होगा? 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6, या ऐसा कर सकता हूँ अगर आपको मैथ जमे तो बताना। 6 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर, 7 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का स्क्वायर। कैन आई से दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो इट विल बिकम 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर multiplied by 6 square minus 3 square. This is 7 square plus 3 square multiplied by 7 square minus 3 square. 6 square तो आता है 36, 36 plus 9 45, 36 minus 9 27, 7 square 49, 49 plus 9 58, 49 minus 9 40। इसके बाद रीअरेंज करके आ जाएगा आंसर। तो ये आपको स्टेफेंस लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन था।
चलो अब इधर देख लो, एक ऑब्जेक्ट है लेट से 90 डिग्री पे, है ना, लेट से आपने मिल्क को बॉईल किया 90 डिग्री पे चला गया, और वही है 60 डिग्री पे, और आपका रूम टेम्परेचर कितना रहता है 24। चलो 24 की जगह पे ले लेते हैं 25। ठीक, कौन जल्दी कूल डाउन होगा? तो 25 तो सराउंडिंग है, 25 तो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर फिक्स है, ये क्लियर है ना। कौन जल्दी कूल डाउन होएगा? कौन जल्दी हीट लॉस जल्दी करेगा? 90 वाला, बराबर, क्योंकि इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा है 90 और 20। अंडरस्टैंडिंग? तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो गिरना है वो किस पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बॉडी का सराउंडिंग का। तो उस हिसाब से सन को भी ठंडा हो जाना चाहिए। सवाल समझा? सन का टेम्परेचर, सन इज वेरी हॉट, अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम है सन के मुकाबले, तो टेम्परेचर डिफरेंस है तो क्या होना चाहिए? सन को भी क्या हो जाना चाहिए? कूल डाउन हो जाना चाहिए। बट दैट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द एक्सिस इज व्हाट? स्मॉल। वो जब टेम्परेचर डिफरेंस छोटा है तभी आप ये लॉजिक लगा सकते हो। 10, 20, 50 के टर्म्स का डिफरेंस है तो भी ये कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे आप ये एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि आपका एक प्रेशर कुकर है जो 4000 डिग्री पे जा रहा है, मतलब उसके अंदर स्टीम बॉईल हो रहा है, जो भी कंडीशन है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 है तो वो कूल डाउन हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस अगर स्मॉल है तो हो पाएगा। मत हंस बेटा, मत हंस। आज नहीं होएगा, आज नहीं होने वाला है, आज बुरा दिन है, ठीक है। चलो अब ये इसको रीअरेंज कर रहे हैं, डी थीटा बाई डी टी, माइनस डाला है, माइनस मतलब क्या? लॉस। थीटा माइनस थीटा नॉट, ध्यान दो ध्यान दो, थीटा माइनस थीटा नॉट मतलब किसका? टेम्परेचर ऑफ बॉडी यूजुअली, एंड थीटा नॉट इज सराउंडिंग टेम्परेचर। अच्छा, वाइल सॉल्विंग इसको हम लोग एवरेज ले रहे हैं, वाइल सॉल्विंग, वो बात की बात देखेंगे हम लोग क्या है वो, ठीक है। डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं। माइनस क्यों डाला है सर? ये बताने के लिए क्या हो रहा है? लॉस। थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं। ये अचानक क्या हो जाता है इसको? क्या कर लिया बोर्ड ने? बट वो तुम्हारी मस्ती नहीं की वो पूरी ना, तो क्या कर सकते हैं। इसको समझते हैं, T⁴ माइनस T⁴ मतलब बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। कौन है भाई? क्या बोल सकते हो? बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा ज्यादा ही है। कितना ज्यादा? डेल्टा टी ज्यादा। कौन है ये? कौन इतना बात कर रहा है भाई? ये जबरदस्ती कॉमन लेना आपको समझा क्या? आई हैव टेकन दिस इज कॉमन बहुत टाइम भाई, डोंट थिंक अबाउट इट। T⁴, यू गाइज आर नाउ कुक्ड। T⁴ बाहर आ गया, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T⁴। T⁴ बाहर, 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन T⁴। अब जरा एक बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन पढ़ा होगा आपने, पहले डिस्कस किया था। 1 प्लस x रेज टू n जब लिखते हैं ना बेटा,
तो ये पावर को हम लोग अंदर डाल सकते हैं 1 + nx। तो वही लॉजिक यहां पे लगाना है, ये 4 को नीचे लगाना है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 + 4 डेल्टा टी अपॉन टी नॉट -1 +1 माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, क्या बनेगा, T0 और T0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, T0 का क्यूब 4 डेल्टा टी। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, स्टेफेंस लॉ याद करो, अभी पढ़ा था डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे आया था आपको m, नोट्स पे चेक करो, नीचे आया होगा आपको m, यहाँ पे आया होगा c, यहाँ पे रहा होगा सिग्मा e, a भी लिखा होगा, T0 था और T4 था माइनस T0 था, चेक करो, ये है, ये हमने अभी पढ़ा था। अब ये वैल्यू जो हमने पढ़ी है उसको यहाँ पे पुट करो, ये पुट क्या कर आएगा बोलो, E सिग्मा A MC, ये हो जाएगा T0 का क्यूब 4 डेल्टा टी। नाउ ध्यान दो, ये फिक्स होता है, सिग्मा 5 6 7 इंटू 10⁻⁸, एरिया बॉडी का फिक्स, मास बॉडी का फिक्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी फिक्स, सराउंडिंग टेम्परेचर फिक्स, 4 फिक्स, खाली ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब आपका डी थीटा बाई डी टी किसको प्रोपोर्शनल है, डेल्टा टी को। डेल्टा टी मतलब क्या, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो वही फॉर्मूला आया दैट द डिफरेंस डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जो हमने लॉ पढ़ा था उसको। अब इसको इतना ही आपको याद करना है, अब डायरेक्ट मैं इसका क्वेश्चन ले रहा हूं। चलो लेट स्टार्ट डिस्कशन विद द ग्राफ। बोलो। हाँ प्रीति मैम ने करवा दिया, टेंशन मत लो, उनको भरोसा है आप कहीं नहीं जाने वाले। टेम्परेचर थीटा का रिलेशन ये पड़ा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था टेम्परेचर कम हो रहा था, तो ग्राफ विल गो लाइक दिस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। तो आपका स्टार्टिंग टेम्परेचर थीटा था और कम होते होते कितना हो गया, थीटा नॉट, व्हेन टाइम इंक्रीजेस। अभी ये हमने पढ़ा था डी थीटा बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। अच्छा बताओ, डी थीटा बाई डी टी का मॉड लगा दिया, क्योंकि मॉड इसलिए लगाया क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस भी आता था, तो हम अगर मॉड लगा देंगे तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। ये वाई एक्सिस पे, थीटा माइनस थीटा नॉट एक्स एक्सिस, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये ऐसा ग्राफ हो गया। सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी को रखा वाई एक्सिस पे, इधर देखो प्रोपोर्शनलिटी हटाया डाला के थीटा माइनस थीटा नॉट, थीटा है एक्स एक्सिस पे, ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, y इक्वल टू के एक्स माइनस समथिंग एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी बन रहा है, तो इंटरसेप्ट नीचे जाएगा, दिख रहा है। रुक जा भाई रुक। डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के थीटा माइनस थीटा नॉट। प्लीज प्लीज लॉग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट करो, बोलो इंटीग्रेशन का क्या होगा, थीटा माइनस थीटा नॉट, व्हाट इज थीटा माइनस थीटा नॉट का इंटीग्रेशन, लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट
माइनस के टी प्लस सी। रिलैक्स रिलैक्स, आपको बातें कम करना है। अभी ये न्यूटन्स लॉ, उसके सम्स, वेन्स लॉ, उसके सम्स,